हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट करवाने वाला हूं आज। तो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट हम लोग ने कंपनी कर लिया है। हम लोगों ने इससे पहले ट्रांसफर प्राइस इंटरनेशनल टैक्स किया, कंपनी कर लिया, जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, जी हाँ, वही चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, और जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए खुलते हैं ट्रस्ट, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि उस ट्रस्ट पे इनकम पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। आओ जरा समझते हैं दोस्तों। पहले समझना जरूरी है कि रिलीजियस और चैरिटेबल में दोनों में अंतर क्या है। सो कहता है इनकम ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। तो आपको पहले तो पता होना यह जरूरी है कि सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से इनकम फ्रॉम चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। इस पे टैक्स नहीं लगता, इस पे टैक्स नहीं लगता। इज दैट क्लियर? ठीक है। द ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर चैरिटेबल पर्पस। मतलब चैरिटेबल पर्पस होना जरूरी है, तभी हम उसको एग्जेम्प्ट करेंगे अगर वो चैरिटेबल है। नाउ कुछ डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। ट्रस्ट कह रहा है इट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड बाय द ओनर डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर। मतलब आप ये जो काम कर रहे हो एज अ ओनर, आप काम कर रहे हो और डिक्लेयर कर रहे हो, एक्सेप्टेड बाय हिम ओनर, मतलब ये जो भी आप काम करने वाले हो वो डिक्लेरेशन दे रहे हो और आप खुद उस काम को एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई और करे ना करे। तीसरा, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, किसी और के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हो, तो ही ट्रस्ट है, तो ही वो ट्रस्ट है। ऑथर कौन होता है? द पर्सन हु रिपोजेस और डिक्लेयर्स द कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट्स ट्रस्ट। द पर्सन हु रिपोजेस और डिक्लेयर्स द कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट्स ट्रस्ट, मतलब जिसको लगता है कि ट्रस्ट जरूरत है और वो खुद रिपोज करता है उसको, मतलब उसको स्टार्ट करता है। बेसिकली कह सकते हो प्रमोटर। आप कंपनी में जिसको प्रमोटर बोलते हो, ये वही है, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट्स के लिए काम किया जाए उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द ट्रस्ट इज क्रिएटेड, जिसके बेनिफिट्स के लिए। ट्रस्टी कौन है? द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द कॉन्फिडेंस एंड हु इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो ऑथर तो प्रमोटर हो गया। जैसे कंपनीज में डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे इधर ट्रस्टी होता है। जरूरी नहीं है कि ट्रस्टी वो हो जो पैसा देता है। ट्रस्टी इज अ पर्सन, ऑथराइज पर्सन, जिसको मैनेज करने के लिए काम दे दिया जाता है कि आप प्रॉपर्टी की, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करो। उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब आपको ध्यान रखना है कि बेनिफिशियरी को वो चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही। ट्रस्ट प्रॉपर्टी कह रहा था प्रॉपर्टी सेट असाइड बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को बोल रहे हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी। किसके लिए है? वो बेनिफिशियरी के बेनिफिट्स के लिए है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, नाउ द डीड और इंस्ट्रूमेंट बाय विच ट्रस्ट इज क्रिएटेड। एग्रीमेंट जिसकी वजह से ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ऑफ ट्रस्ट। मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब ये डीड होनी जरूरी होती है। कह रहा नो ट्रस्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फ्रेम्ड अनलेस until a non-testamentary instrument in writing is signed by the author of the trust or by will of the author of the trust। मतलब कह रहा है एक एग्रीमेंट होना जरूरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो एग्रीमेंट नहीं भी होगा तब भी चलेगा। However, such instrument is not required in the case of movable property। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रस्ट के पास तो वो एक एग्रीमेंट होना जरूरी है ऑथर के द्वारा कि आपने जो है उसके अंदर क्या क्या आप कंडीशंस लिखने वाले हो, ठीक है, और वो ट्रस्ट बेनिफिशियरी के लिए आप यूज करने वाले हो, तो ये सब बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चैरिटेबल पर्पस में एज पर सेक्शन 215 इट इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर। याद रहे चैरिटेबल पर्पस, ट्रस्ट चैरिटेबल होगा तो ही एग्जेम्प्ट होगा। तो चैरिटेबल तभी होगा जब वो पुअर की रिलीफ के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए, योगा एजुकेट कर रहे हैं, योगा करवा रहे हैं,
मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, चाहे वो वाटरशेड हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। क्या बोला? चैरिटेबल पर्पस क्या है? पुअर के रिलीफ के लिए, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए जो भी आप काम करते हो, अगर आप काम कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट चैरिटेबल माना जाता है, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए। एंड एक पॉइंट लिखा है जो कि बिल्कुल अलग है, एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जो जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल करना हो, उस पर्पस के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, अगर जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए है तो वो चैरिटेबल पर्पस माना जाएगा। अब पब्लिक ट्रस्ट क्या है? अ ट्रस्ट इन विच बेनिफिशियरीज आर जनरल पब्लिक और क्लास देयरऑफ। कह रहा है ऐसा ट्रस्ट जिसमें बेनिफिशियरी पब्लिक होती है उसको हम पब्लिक ट्रस्ट बोलते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट वो ट्रस्ट है इन विच बेनिफिशियरी इज स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे बेनिफिशियरी बनाया जाता है तो उसको हम प्राइवेट ट्रस्ट बोलते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसने अपने सारी बेनिफिट्स, सारी प्रॉपर्टी किसी पर्सन के नाम पे कर दी, जिस पर्सन के नाम, तो प्राइवेट ट्रस्ट हो गया ये। एक हो गया पब्लिक ट्रस्ट, जिसमें पब्लिक जो है बेनिफिशियरी है, पब्लिक के लिए है। चैरिटेबल पर्पस समझ में आया ना? यही पर्पस चैरिटेबल होना जरूरी है, तभी वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी, वरना इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। सर हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें? हमने पढ़ना है सेक्शन नंबर 11, जो कि हम लोगों ने अभी भी बात करी, बट उसके लिए कंडीशन चैरिटेबल पर्पस होना जरूरी है। ये देखो लिखा ना एग्जेम्पशन ऑफ इनकम, हमने यहां पर भी लिखा है ये चैरिटेबल होना चाहिए, चैरिटेबल या रिलीजियस, तो बेसिकली चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए। एग्जेम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस होली, तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सेक्शन नंबर 12, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम डिराइव बाय सच ट्रस्ट फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। बताओ, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम, इनकम एग्जेम्प्ट है, डिराइव बाय सच ट्रस्ट फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर रिसीव होता है तो उस पर एग्जेम्पशन मिल सकती है। सो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग डोनेशन भी कह सकते हैं, जनरल डोनेशन, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। सो एग्जेम्पशन ऑफ इनकम, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम डिराइव बाय such trust from voluntary contribution। Exemption of income derived by such trust from voluntary contribution, section number 12। Income exempt derived by such trust from voluntary contribution यानी donations। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 12 के अंदर भी एग्जेम्पशन है, बट उसमें डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ओके, कि डोनेशन जो इनकम आ रही है ना ट्रस्ट को, वो एग्जेम्प्ट है। सेक्शन नंबर 12A और 12AB ये क्या है? कह रहा है ये कंडीशंस हैं रजिस्ट्रेशन कराने की। सो 12A और 12AB ये दोनों की दोनों किसके बारे में बात करता है? कंडीशंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। कंडीशंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया, उसकी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी होंगी तभी एग्जेम्प्ट होगा, तभी वो चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाएगा। तो कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। ये बातें हम सेक्शन नंबर 12A और 12AB में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 13, और ये कहता है सीधा सीधा विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। जब आपको एग्जेम्पशन मिलनी नहीं चाहिए, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, जो मतलब 11 और 12 में एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी उसके बारे में बात की जाती है सेक्शन नंबर 13 में। नाउ कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन सेक्शन नंबर 11। अगर मुझे एग्जेम्पशन लेनी है तो मेरे को चैरिटेबल पर्पस पूरा करना पड़ेगा। कह रहा है प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट, प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट। जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पे आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो, दैट मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट। हम बात ही उस प्रॉपर्टी की कर रहे हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आती है। सो ऐसे प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट है।
द इनकम यील्डिंग प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन. देयर मस्ट बी अ ट्रस्ट. इफ देयर इज नीदर ट्रस्ट or nor any legal obligation, exemption will not be available even if entire income of the property is applied to charitable or religious purpose. मान लो मैंने इनकम कमाया और मैंने उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर लिया या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट मुझे एग्जेम्पशन दे देगी? नहीं देगी. कह रहा है आपकी इनकम एग्जेम्प्ट तभी होगी जब आप ये साबित कर दो कि ये जो प्रॉपर्टी है जिससे आपको ये इनकम आ रही है, ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंडर आती है. सो देयर मस्ट बी अ ट्रस्ट. कह रहे ट्रस्ट होना जरूरी है. यानी इफ देयर इज नीदर ट्रस्ट नॉर लीगल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल. एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, है ना. इवन इफ आप ये कह दो कि सर मैंने तो सारी इनकम जो है ना वो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर ली, फिर भी नहीं मिलेगी. देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी होनी जरूरी है. क्या होनी जरूरी है? प्रॉपर्टी. ट्रस्ट होना जरूरी है और ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी होनी जरूरी है. A mere creation of trust for generating income is not sufficient. A mere creation of trust for generating income is not sufficient. There must be a property held under a trust for generating income. ट्रस्ट होना, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी होनी जरूरी है जिससे हमें इनकम हो रही है. तो भाई सिंपल सी बात है, हमारी कंडीशन है, हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 11 में, और सेक्शन नंबर 11 में बात कर रहे हैं कंडीशंस की. कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन. अगर मुझे इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेनी है तो इसकी कुछ शर्तें हैं. पहली शर्त तो यही होगी कि प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट. प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट. ओके सर, पर्पस ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट जो होना चाहिए वो किस लिए होना चाहिए? ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस एंड लॉफुल पर्पस. लीगल होना चाहिए, इलीगल काम करने के लिए नहीं होना चाहिए. सो ट्रस्ट का पर्पस क्या होना चाहिए? जो आपने ट्रस्ट खोला, दैट ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल या फिर रिलीजियस एंड लॉफुल पर्पस. जो भी पर्पस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. नंबर 3, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है. ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड. ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना है. नंबर 4, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. कह रहे हैं अकाउंट्स की ऑडिट होनी जरूरी है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट इज मैंडेटरी. ऑडिट मींस मैंडेटरी. याद रहे, जब भी कभी ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो गवर्नमेंट की कुछ शर्तें हैं. कह रहा है ऑडिट जरूर कराओ. टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 and 12 exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. अगर मेरी टोटल इनकम सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को इग्नोर करके कि उसमें एग्जेम्पशन होती है, वो मिला के एग्जेम्प्ट हो रही है, एक्सीड हो रही है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. मतलब मान लो मेरे को मेरी स्लैब इनकम कितनी है? चैरिटेबल ट्रस्ट. अच्छा, आते किसमें बताओ? चैरिटेबल ट्रस्ट आते कौन सी कैटेगरी में? पर्सन की आखिरी कैटेगरी में आते हैं, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन. और वहां पे लगता है स्लैब रेट. क्या लगता है वहां पे? स्लैब रेट. और स्लैब रेट लगता है ना, तो इस वजह से सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 12 वो ये कह रहा है कि सब कुछ मिला के जो भी आपकी इनकम्स है, अगर ये स्लैब लिमिट से ज्यादा होगी, जैसे अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं 3 लाख से ज्यादा होगी, तो ये ऑडिट होनी जरूरी है. ऑडिट होनी जरूरी है. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट एंड मेंटेन्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर and at such place as may prescribe, and such accounts of the trust must be audited. पहले कि आपको ये बनाने जरूरी है अकाउंट्स, और फिर उसकी ऑडिट होनी जरूरी है. और ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट हो जानी चाहिए? मस्ट बी अपलोडेड 1 month prior to the due date of filing of return. जिस डेट पे फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उससे 1 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी जरूरी है. क्या मेरी बात समझ में आ गई? और वैसे भी ऑडिट जब सबमिट होती है ना, तो 31 अक्टूबर वाली ड्यू डेट होती है रिटर्न की, और उससे 1 महीना पहले क्या होगा? 30 सितंबर. तो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की. तो ऑडिट इज मैंडेटरी. इज दैट क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ इनकम. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इनकम, तो ऑडिट इज मैंडेटरी. नंबर 5 कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ इनकम. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम? इनकम को कहां यूज कर रहे हो? एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब इनकम का यूज, उसकी यूजेज, उसको अप्लाई कहां कर रहे हो?
इनकम मस्ट बी अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट ओनली, कहीं और मत यूज कर लेना। सिर्फ और सिर्फ पैसा कहां इस्तेमाल होगा, ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। जो इनकम जो भी है वो दैट शुड बी अप्लाइड फॉर ट्रस्ट। हम लोग इसके बारे में और बात पढ़ेंगे, देखो लिखा ना, लेटर इन दिस चैप्टर पढ़ेंगे, बट इसमें कुछ बात लिखी है। while computing income of trust, the provision of section 40A1A, 40A3, 40A3A shall apply as they apply in computing income chargeable under that PGBP। आपको याद है 40A1A, पेमेंट ऑफ सैलरी या कोई भी अमाउंट टू रेजिडेंट्स। जब आप रेजिडेंट्स को पे करते हो तो टीडीएस काट के देना चाहिए, नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा और 70% अलाउ हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है इसके बारे में? 40A3 पेमेंट टू रिलेटिव, नहीं सॉरी, पेमेंट 40A2 था पेमेंट टू रिलेटिव, 40A3 था पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 बाय वे ऑफ कैश। तो ये बोला, तो कह रहा है, कहने का मतलब ये है, कह रहा है जब आप इनकम कंप्यूट कर रहे होते हो ट्रस्ट की, तो उस वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी जो नॉर्मल डिडक्शंस हैं, जो आपको एग्जेम्पशंस मिलनी होती हैं, वो सब कुछ अप्लाई करना है जैसे हम पीजीबीपी में अप्लाई करते हैं। तो ये अभी इस पॉइंट का ना कोई रेलेवेंस खास है नहीं भी पढ़ोगे ना तो छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि हमने अभी आगे पढ़ना है। तो शर्तें पढ़ रहे हैं ना, कंडीशंस। सर कंडीशंस, एप्लीकेशन ऑफ इनकम डिस्कस्ड लेटर, अभी लेटर डिस्कस करेंगे। और क्या शर्त पूरी करनी है बताओ, और क्या शर्त पूरी करनी? रिटर्न ऑफ इनकम, यार रिटर्न जरूर भरो, रिटर्न ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट। ओके सर एडिशनल कंडीशंस क्या है? ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1/4/1962, अ चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1/4/1962 शुड सेटिस्फाई द फर्दर फॉलोइंग कंडीशन। पहला, इट शुड नॉट बी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट। मतलब कह रहा है अगर ट्रस्ट तुम्हें बना 1962 के बाद से, तो ये याद रखना है हमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के लिए ट्रस्ट नहीं बनाना। अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट के लिए ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट को हम लोग एग्जेम्पशन नहीं देंगे। नो पार्ट ऑफ इनकम शैल बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ सेटलर और अदर स्पेसिफाइड पर्सन। कह रहे हैं आप अपनी इनकम का इस्तेमाल किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? और इट्स प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड होली फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो बताओ, हमें कुछ और कंडीशन का ध्यान देना है, वो ये कि इट शुड नॉट बी फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या फिर कास्ट। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और इनकम, इट्स प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड होली फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो ये कुछ शर्तें हैं बच्चों। अगर आपको सेक्शन नंबर 11 में एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़े। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये नॉर्मल है, बट किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करना। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी के लिए बना रहे हो क्या ट्रस्ट, तो उस ट्रस्ट से जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उस पर टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस एंड लॉफुल पर्पस। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, कंडीशन में लॉफुल पर्पस होना चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट होना चाहिए। सो एज पर सेक्शन 215 चैरिटेबल ट्रस्ट मींस इंक्लूड्स रिलीफ फॉर पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए जो काम करते हैं वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाए जाते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। कोई भी ऑब्जेक्टिव की एडवांसमेंट बट जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए होनी चाहिए। द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी shall not be a charitable purpose if it involves the carrying on of क्या कह रहे? अब आपने एक तरफ बोल दिया एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है। अब एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आते हैं। वो कह रहा है बट वो चैरिटेबल पर्पस माना नहीं जाएगा अगर
एनी एक्टिविटी इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। मतलब अगर वो ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रेड से कनेक्टेड है, कॉमर्स या प्रोफेशन बिजनेस से रिलेटेड, तो माना नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी माना नहीं जाएगा अगर ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो। कह रहे हैं एनी एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस इन रिलेशन टू एनी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस और अ सेस और अ फी और एनी अदर कंसिडरेशन। कह रहा है अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, रेंडरिंग कोई सर्विस दे रहे हो, कौन, कोई मतलब कोई वन ऑफ द पर्सन सर्विस दे रहा है विच इज इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, बिजनेस, किसके लिए? बदले में फीस के लिए, कंसिडरेशन के लिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली आप ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस क्यों करोगे? अगर आपका ट्रस्ट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट में आता है फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो ऐसे केस में आप ट्रेड, कॉमर्स वगैरह नहीं कर सकते। कोई भी सर्विस जो आप इसके रिलेशन में देते हो, ट्रेड, कॉमर्स के रिलेशन में नहीं कर सकते। irrespective in the nature of use or application or retention of income from such activity unless such activity is undertaken in the course of actual carrying out of advancement of any other object of general public utility and the aggregate receipts from such activities during the previous year do not exceed 20% of the total receipts of the trust institution undertaken such activity or activities of that previous year। हम चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ रहे हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर क्या बोला जा रहा है कि आप या तो ये ऑब्जेक्टिव या एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी क्या वो चैरिटेबल पर्पस माना जाएगा? तो लिख रहा है शैल नॉट बी अ चैरिटेबल पर्पस अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती है। पहला कि वो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, और ना ही कोई सर्विस भी है जो ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस से कनेक्टेड है और फी और कंसिडरेशन नहीं। irrespective of the nature of use or application or retention of income from such activity। कह रहे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पैसे को कहां इस्तेमाल करते हो, does not matter। such unless such activities undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility। मतलब आप ये प्रूव कर दो कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उससे आपकी जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, ये लोग ना अपनी होली जो बुक्स हैं उनको सेल आउट करते हैं बाहर ही, मतलब उनके पास शॉपकीपर है और वो लोग आगे उनको बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर रहे, तो बिजनेस है। बट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव वही है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव वही है तो चाहे बिजनेस किया जा रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स, उससे ज्यादा का बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब एग्रीगेट रिसीट्स जो होंगी इस एक्टिविटी की और एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डू नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग सच एक्टिविटी और एक्टिविटीज ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। मतलब जितनी भी हमें आज तक डोनेशन रिसीव हुई है टोटल, उसका 20% से ज्यादा की रिसीट नहीं होनी चाहिए इस बिजनेस से। अगर 20% से ज्यादा रिसीट है तो हमारा वो मेन बिजनेस माना जाएगा और ऐसे केस में हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे। तो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो हम लोग चैरिटेबल पर्पस पढ़ रहे हैं। चैरिटेबल पर्पस मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ही दिक्कत है, सिर्फ इसके अंदर पॉइंट जो समझने वाला है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, any other object of general public utility, general public utility, जिसके अंदर सिर्फ यह बात बोली गई है कि यह चैरिटेबल पर्पस तब नहीं माना जाएगा, shall not be charitable
if activity in nature of trade, commerce or business. दूसरा, activity of rendering any service related to ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस. तो गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट कह रहा है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे होने चाहिए. बट अगर बिजनेस कर भी रहे हो, अगर आप बिजनेस कर भी रहे हो, तो उसमें यह बोला गया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें यह बोला गया सच एक्टिविटी मैं लिख रहा हूं, इट इज कंसिडर्ड एज चैरिटेबल. जिसमें मैं लिख रहा हूं सच एक्टिविटी इज अंडरटेकन in course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility. अगर ये आप साबित कर देते हो ना कि आपका ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस का जो काम है दैट इज इंपॉर्टेंट टू एक्चुअल कैरी आउट द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. कह रहे ये एक्टिविटी इसलिए की जा रही है ताकि हम लोग अपना चैरिटेबल पर्पस पूरा कर लें. और इसमें साथ साथ बोला गया कि जो आपकी एग्रीगेट रिसीट्स हैं, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 20% ऑफ टोटल रिसीट्स. मतलब आपका जो बिजनेस होना चाहिए, ये मेन बिजनेस नहीं होना चाहिए. तो जो भी जितनी भी टोटल रिसीट्स हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस प्रीवियस ईयर में 20%, मतलब मान लो 100 करोड़ की रिसीट्स हुई हैं टोटल, डोनेशंस और सेल वगैरह मिला के 100 करोड़. 100 करोड़ का 20%, 20 करोड़ से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए. उससे कम होना चाहिए इज इक्वल टू चलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. क्योंकि अगर ज्यादा है तो फिर ये चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन इस पे सूट नहीं करती. समझे कि नहीं समझे? इन दिस रिगार्ड to be noted that section 1021 exempt subject to certain conditions income of approved scientific research association which is applied fully for the purpose of such association. कह रहे इसी चीज की वजह से सेक्शन 10 क्लॉज 21 में एग्जेम्पशन दी गई सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस. कुछ कंडीशंस है वो अगर पूरी हो गई तो जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस होते हैं उनकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट कर दी, क्योंकि ये मानते हुए कि उनका पर्पस विच इज अप्लाइड फुली for the purpose of such association. नंबर 2, सेक्शन 10 क्लॉज 23C कहता है इट इज exempt subject to certain conditions. क्या? इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स और अदर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग फुली फॉर एजुकेशन एंड फिलैंथ्रोपिक पर्पस रिस्पेक्टिवली. मतलब अगर आप ये साबित कर देते हो ना कि आप यूनिवर्सिटी जो है उसकी जो इनकम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो हॉस्पिटल है उसकी जो इनकम है, दिस इज completely utilized for educational and philanthropic purpose. मतलब आप दानी काम कर रहे हो, दान दे रहे हो, ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, वरना एग्जेम्पशन नहीं देंगे. तो यूनिवर्सिटी की जो इनकम है या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो ट्रस्ट से इनकम एग्जेम्प्ट की जा सकती है. बट उसमें ये बात बोली, यूनिवर्सिटी वगैरह की इनकम एग्जेम्प्ट की जा सकती है, वो इसमें ये बात बोली सो एग्जिस्टिंग फुली
बट पर्पस क्या होना चाहिए? एजुकेशनल एंड फिलैंथ्रोपिक पर्पस। अगर तो ये पर्पस है तो ये एजुकेशन ट्रस्ट जो होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाए। तो ये बातें आपको यहीं पे याद रखनी है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटेंडेड टू गिव रिलीफ टू द पुअर, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पुअर को रिलीफ देने का नहीं है और फॉर एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल और एजुकेशनल फील्ड, इट मे बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल इफ इट कॉजेज द एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी। एज पर द बार काउंसिल वर्सेस सीआईटी, meaning of general means pertaining to a whole class, public, the body of people at large, और utility is usefulness। पब्लिक की यूजफुलनेस के लिए आपने कोई काम किया, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। कह रहा था ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू होल ऑफ मैनकाइंड। कह रहा ये नहीं है कि इसका सिर्फ रिलेशन होल ऑफ मैनकाइंड से रिलेशन नहीं। एन ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू अ पर्टिकुलर सेक्शन शेल बी ऑल्सो बी डीम्ड टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इस सेक्शन के अंदर जितने भी चीजें आती हैं, इस सेक्शन के अंदर द ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू अ पर्टिकुलर सेक्शन shall be deemed to be the object of general public utility. However, it must not be a beneficial only to a particular caste or community। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि अगर पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के लिए होगा तो वो हम लोग जनरल पब्लिक यूटिलिटी नहीं मानेंगे। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाले लोग प्रमोशन करते हैं अगर स्पोर्ट्स एंड गेम्स की, तो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 11। अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन मेंट फॉर बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। अगर SC ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, ट्रस्ट बना है या इंस्टीट्यूशन बना है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 11 में, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस विच प्रमोट्स इंटरनेशनल वेलफेयर इन विच इंडिया इज इंटरेस्टेड shall be eligible for exemption provided general or special order have been received from CBDT in this regard। तो ट्रस्ट जो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था, इंटरनेशनल वेलफेयर प्रमोट कर रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल, इंडिया के बाहर भी, ठीक है, इन विच इंडिया इज इंटरेस्टेड। और इंडिया भी उस कंट्री को क्या करना चाहती है? रिवाइव करवाना चाहती है, मतलब हेल्प करना चाहती है, इंटरनेशनल वेलफेयर। ऐसे केस में ये इनकम जो कमाई जा रही है इस ट्रस्ट से shall be eligible for exemption provided a general special order has been received from CBDT। यानी CBDT से ऑर्डर मिलेगा तब हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। क्या ये बात क्लियर है? नाउ मीनिंग ऑफ रिलीजियस पर्पस पढ़ते हैं दोस्तों। तो चैरिटेबल पर्पस समझ में आ गया, ओके। रिलीजियस पर्पस क्या है? क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट रिलीजियस पर्पस या चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन को क्वालिफाई करेगा तो ही वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 11। समझते हो? चैरिटेबल पर्पस समझ लिया। सेक्शन 11 प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन टू द इनकम ऑफ ट्रस्ट हेल्ड अंडर अ चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। द रिलीजियस पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम चैरिटेबल पर्पस, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइवेट ट्रस्ट हेल्ड फॉर रिलीजियस पर्पस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अगर आपकी खुद की ट्रस्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर कास्ट के लिए, तो दोस्तों आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन सिर्फ तभी मिलती है अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक के लिए। तो प्राइवेट ट्रस्ट हेल्ड फॉर रिलीजियस पर्पस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। However, a public trust held for religious purpose can claim exemption under section 11। A charitable trust created on or after 1/4/1962 should not be created for the benefit of particular religious community या caste। मैंने अभी भी बताया किसी एक particular religious community या caste के लिए नहीं होनी चाहिए। As per explanation 3A of 11(1), where the property held under a trust or institution includes any temple, mosque, gurdwara, church or other place notified under section 80G। आपको पता है 80G में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, इनको डोनेट करने पर आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80G। Any sum received by such trust or institution or voluntary contribution for the purpose of renovation or repairing of such temple, mosque, gurudwara, church or other place may at its option be treated by such trust or institution as a forming part of corpus of trust or institution subject to the condition that the trust or the institution। क्या मतलब है? कह रहा है अगर आपका ये जो डोनेशन आया है आपके पास, ये इनके पास टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च के पास, और वो किस लिए आया है? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन या रिपेयरिंग ऑफ सच टेम्पल, then it may at its option be treated by such trust or institution
एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट। ये माना जा सकता है कि ये ट्रस्ट का कॉर्पस, ट्रस्ट का कॉर्पस मतलब कैपिटल में माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो ट्रस्ट को ये जो डोनेशन आ रही है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है रिपेयरिंग करवाने के लिए मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च को, तो वो जो रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा आ रहा है वो कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सर एक कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट से क्या फर्क पड़ता है? अप्लाइज सच कॉर्पस ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड। कॉर्पस एक कह सकते हो कंसोलिडेटेड अमाउंट है जिसको हम लोग कॉर्पस वर्ड बोल रहे हैं। अब उस कॉर्पस वर्ड को आप इस्तेमाल कर रहे हो कॉर्पस को किसके लिए? वॉलंटरी, जिसके लिए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दी गई थी, मतलब रिपेयरिंग के लिए। डज नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी पर्सन। मतलब आप अपने इस कॉर्पस के पैसे को किसी कॉन्ट्रीब्यूशन या किसी को डोनेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मेंटेन सच कॉर्पस एज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। आपको इस कॉर्पस को यूज करना है तो किसके लिए करना है? जो इस पर्पस के लिए आपने वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया था। डज नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर डोनेशन, किसी को डोनेट करने के लिए पैसे को इस्तेमाल नहीं करना। मेंटेन सच कॉर्पस एज सेपरेट आइडेंटिफाइबल, अलग से कॉर्पस को दिखाओ अगर आपने उसको यूज नहीं किया। एंड इन्वेस्ट और डिपॉजिट सच कॉर्पस इन द फॉर्म और मोड्स अंडर सेक्शन 11(5). गवर्नमेंट कहता है जो भी ये रेनोवेशन रिपेयरिंग के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं हम आपको एग्जेम्पशन दे सकते हैं, बट उसकी शर्तें हैं। कुछ शर्तें क्या है कि आपने उस कॉर्पस के पैसे को यूज कहां करना है, उसी लिए रिपेयर रेनोवेशन के लिए। नंबर 2, डज नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी और को कंट्रीब्यूट करने के लिए या डोनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 3, आपको अलग से कॉर्पस को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि इतना पैसा आपके पास आया है और वो मेंटेन्ड है जब तक आप उसको कहीं यूज नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ फॉर विच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन मेड। इन्वेस्ट और डिपॉजिट सच कॉर्पस इन द फॉर्म्स और मोड्स अंडर सेक्शन 11(5). तो 11(5) में कुछ सेक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे, वहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो हम आपको सेक्शन नंबर 11 की एग्जेम्पशन दे सकते हैं। नहीं, मतलब ये सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एट ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, मतलब चारों कंडीशन। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंडीशन, मतलब ये बात भी क्लियर है कि कंट्रीब्यूशन के ये जो आया ना अमाउंट, ये आपने यूज यहीं पे करना है। जिस पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन आया था, रिपेयर रेनोवेशन के लिए आया था, उसी के लिए यूज करना। मतलब जिस भी पर्पस के लिए आया था, मैं तो मंदिर, गुरुद्वारे के लिए, मस्जिद के लिए, चर्च के लिए मैंने ये पॉइंट बोल दिया, बट किसी भी पर्पस के लिए आया। Explanation as per explanation 3b, where any trust or institution has been treated any sum received by it as a forming part of corpus and subsequently any of the aforesaid condition is violated, such sum shall be deemed to be the income of such trust or institution of the previous year during which violation took place. अगर आपने इस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के जो अमाउंट रिसीव हुआ है, treated any sum received by it as a forming part of corpus and subsequently any of the aforesaid condition is violated, कोई भी इनमें से कंडीशन वायलेट कर दी, तो ऐसे केस में वो जो अमाउंट है वो इनकम मान ली जाएगी, इनकम ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। उस प्रीवियस ईयर में वो इनकम मान ली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंडीशंस याद रखनी है। मीनिंग ऑफ लॉफुल पर्पस, सर ये आपने लॉफुल पर्पस पढ़ा था? हाँ सर, मैंने लॉफुल पर्पस पढ़ा था। सर आपने यहां पढ़ा था जहां पे आपने ये बात बोली थी कि चैरिटेबल हो यहां पे कंडीशंस में, ये रहा, द ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस या फिर लॉफुल पर्पस। सर ये लॉफुल पर्पस क्या है? सर ये लॉफुल पर्पस क्या है? द ट्रस्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज लॉफुल इफ, लॉफुल मतलब लीगल, कह रहा है वो तब लॉफुल माना नहीं जाएगा फॉर विच इट इज क्रिएटेड इज फॉरबिडन बाय द लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, इज रिगार्डेड एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी या कॉजेज इंजरी टू अदर्स। कह रहा है वो लीगल नहीं माना जाएगा, लॉफुल नहीं माना जाएगा अगर इट इज फॉरबिडन बाय द लॉ, अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया या वो फ्रॉड है, इट इज अ फ्रॉडुलेंट केस। इट इज रिगार्डेड एज इमोरल, मतलब वो कहते हैं ना मॉरली वो सही नहीं है, करना सही नहीं है। अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक जैसे यूजुअली करती है उसके अपोज हो गया। कॉजेज इंजरी टू अदर्स, कॉजेज इंजरी टू अदर्स। सो अगर ये चार शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो लॉफुल पर्पस नहीं हुआ। बताओ क्या? फॉर विच इट इज क्रिएटेड बाय, फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब दोनों में से कोई भी है वैसे, फॉरबिडन बाय लॉ या फिर इट इज अ फ्रॉडुलेंट। नंबर 3, इट इज रिगार्डेड एज इमोरल, और नंबर 4, इट कॉजेज इंजरी टू द अदर्स। वेयर अ ट्रस्ट हैज 2 ऑब्जेक्ट्स, वन ऑफ विच इज अनलॉफुल, इट शैल बी ट्रीटेड एज इलीगल ट्रस्ट। अगर आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं,
और दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है तो दोस्तों वो इलीगल ट्रस्ट माना जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इट कैन बी सेपरेटली कैरिड ऑन विद द लीगल ऑब्जेक्ट। मतलब आप फिर उसको ये स्पेसिफाई करो कि भैया हम तो इस ऑब्जेक्टिव को कैरी कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं। अगर किसी ट्रस्ट के 2 ऑब्जेक्टिव जिसमें से एक अनलॉफुल है तो उस पूरे ट्रस्ट को इलीगल ट्रस्ट माना जाएगा। तो बच्चों अब हम लोगों ने सेक्शन नंबर 11 पढ़ना है। 11 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस। तो भाई हम लोगों ने पढ़ लिया कि शर्तें पूरी करनी जरूरी है। अगर आप सेक्शन नंबर 11 में एग्जेम्पशन लेना चाहते हो ट्रस्ट के नाम से तो क्या आपको ये कंडीशंस पूरी करनी होंगी। क्या क्या कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम के प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंडर होनी चाहिए। अच्छा, द ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड चैरिटेबल या रिलीजियस या एंड लॉफुल पर्पस। रिलीजियस, चैरिटेबल और लॉफुल पर्पस होना चाहिए। चैरिटेबल समझ लिया, रिलीजियस समझ लिया, लॉफुल भी समझ लिया। फिर ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड। भाई एग्जेम्पशन तभी ले सकते हो जब आप रजिस्टर्ड हो। ऑडिट मैंडेटरी है बच्चों, याद रखें ऑडिट मैंडेटरी है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, उसकी यूजेज होनी बहुत जरूरी है। किस लिए यूजेज करोगे भाई? ऑब्वियसली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए। रिटर्न ऑफ इनकम भरनी जरूरी है और इसकी रिटर्न होगी 31 अक्टूबर, जो भी असेसमेंट ईयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो 2025। इट शुड नॉट बी फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट। सही बात है, अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए। एंड इट्स प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड होली फॉर चैरिटेबल पर्पस। जो प्रॉपर्टी है दैट शुड बी फॉर चैरिटेबल पर्पस। समझ गए ना? तो ये आप लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी मेरे साथ। अभी मैंने आपके साथ चैरिटेबल और रिलीजियस के बारे में पढ़ लिया। अब हमें और क्या पढ़ना है? हम एग्जेम्पशन सेक्शन 11 में। तो एग्जेम्पशन सेक्शन 11 में तभी मिलेगी जब ये शर्तें पूरी होंगी। तो आपकी ये प्रूफ हो गई, सबूत हो गया कि भैया आपने ये कंडीशन पूरी कर दी तो आपकी ये प्रॉपर्टी अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, और उससे जो इनकम हो रही है वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, शर्त यह है कि आपने वो पैसा क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया हो फॉर द पर्पस इन इंडिया। क्या मेरी बात समझ में आई? फॉर द पर्पसेस इन इंडिया। तो वो कहां पे दोस्तों? एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में हमने पढ़ना है अभी कि कहां अप्लाई किया जा सकता है। नाउ एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू और पेड टू एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी पैसा इन फंड को जाता है या ट्रस्ट को जाता है, इंस्टीट्यूशन को जाता है, यूनिवर्सिटी, जो भी बैंक अकाउंट में इनके अमाउंट क्रेडिट होते हैं, और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन बीइंग। तो कंट्रीब्यूशन कौन से प्रकार की हो सकती है? एक विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसको हम स्पेसिफिक डायरेक्शन बोल सकते हैं। दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस। दोस्तों कॉर्पस, गवर्नमेंट ने ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब पैसा आता है तो हम उसको कॉर्पस का नाम दे दिया कि हाँ भाई हम उसको कॉर्पस, मतलब ओवरऑल जो टोटल कॉर्पस इज ग्रॉस टोटल। तो अगर आप स्पेसिफिक फंड में स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट कर रहे हो, जैसे आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च को रिपेयरिंग, रेनोवेशन के लिए दे रहे हो, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस है। ऐसी डोनेशन जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए दी गई, ऐसी डायरेक्शन को हम कॉर्पस फंड में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? कॉर्पस फंड। की पैसा इस्तेमाल होना है, कहां इस्तेमाल होना है? रेनोवेशन वगैरह, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कह रहा है ये जो पैसा है, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। इसको हम चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस नहीं बोलते। हाँ बात तो सही है, जेन्युइन बात है, गलत बात क्या है? जो जनरल डोनेशन होती है दोस्तों, जो जनरल डोनेशन होती है, इट शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 85% ऑफ सच अमाउंट क्रिएटेड और पेड। क्या मतलब है? मतलब जो जनरल डोनेशन है, जो कि किसी पर्पस के लिए नहीं होती, ऐसा पैसा एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट किया जा सकता है चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए। माना जा सकता है कि आपने चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए, बट ओनली अप टू 85% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड और पेड। 85%, 85% से ज्यादा आप एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। अच्छा तो सर मतलब 15% टैक्सेबल होगा? नहीं, 15% तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होगा, अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप देखना 100% पैसा एग्जेम्प्ट कराएंगे भाई साहब आपका, 100%। तो ऐसा नहीं मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, ठीक है, ये सब लोग की जो इनकम है, और इनफैक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट देखो, बड़े बड़े टाटा, रिलायंस, इन सब ने अपने अपने ट्रस्ट खोल रखे हैं। क्यों खोल रखे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहां पर जो भी डोनेशन आ रही हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? फुली एग्जेम्प्ट। लोग बहुत बहुत तरीकों से अपने डोनेशंस का फायदा उठा रहे हैं
ट्रस्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज इस ट्रस्ट का फायदा उठाती हैं, और वो कंपनीज ट्रस्ट खुलवाती इसलिए हैं ताकि कोई भी क्लाइंट से पैसे रिसीव करने हो, वो डोनेशन दिखाकर आप उसको वहां पर क्या ले लो, वो पैसा तो आप ही के हाथ में आया, बट वो पैसा एग्जेम्प्ट हो गया। दोस्तों अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए या जनरल डोनेशन है वो, तो ऐसे के स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला तो कॉर्पस में जुड़ जाएगा, बट वो उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं बोलते, ये बात बोलना चाह रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं जनरल डोनेशन, तो यस वो पैसा एप्लीकेशन ऑफ इनकम के तहत एग्जेम्प्ट हो सकता है अप टू 85%। नाउ इन ऑर्डर टू क्लेम द एग्जेम्पशन, अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है तो कुछ शर्तें और भी हैं। अ ट्रस्ट मस्ट अप्लाई इट्स इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा कि चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है। इनकम विच इज नॉट अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच चैरिटेबल ट्रस्ट इज क्रिएटेड शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। सही बात है, अगर आपने अपने पैसे को, आपने जिस वजह से ट्रस्ट बनाया था, अगर आप उस पैसे को उसमें यूज नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। क्लियर है भाई? क्या कहते हैं, सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए बनाया, तो अगर वो डोनेशन जो उनको मिल रही है और वो कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए यूज नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में दैट ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। मानते हो कि नहीं? एनी सम पेबल बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन shall be considered as application of income in the previous year in which such sum is actually paid by it। क्या बोला? कोई भी सम जो कि ट्रस्ट पे कर रहा है या इंस्टीट्यूशन shall be considered as application of income in the previous year in which such sum is actually paid by it। मतलब अगर कोई ट्रस्ट पेबल अमाउंट पे करना है, तो दोस्तों पे करना है मान लो 2023-24 में, बट पे नहीं किया, कहीं पर भी कंट्रीब्यूशन देना है, ट्रस्ट ने देना है एप्लीकेशन ऑफ इनकम की वजह से, जहां पर देना है अगर उसने दिया नहीं है, जिस साल में देगा वो उस साल का एप्लीकेशन माना जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई? अगर माना मतलब पेमेंट बेसिस पर 2025-26 में अगर पे किया, जो पे करना था 23-24 में, 25-26 में पे किया, तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम वो 25-26 का ही माना जाएगा। सो एनी सम पेबल बाय वे ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम in the previous year in which such sum is actually paid by it। Okay, further, where during any previous year any sum has been claimed to have been applied by the trust or institution, such sum shall not be allowed as application in any subsequent year। एक बारी अगर आपने ये क्लेम कर लिया कि ये इसी साल का एप्लीकेशन है, तो ऐसे केस में आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। फिर सब्सिक्वेंट ईयर में आप ये नहीं कह सकते कि दोबारा कि ये एप्लीकेशन है। समझ गए बात? तो एप्लीकेशन में आपको 85% तक का बेनिफिट मिलता है। समझ में आया कि नहीं? नाउ एक होता है दोस्तों एनोनिमस डोनेशन। नाउ व्हाट इज एनोनिमस डोनेशन? रेफर्ड अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। इसने क्लियरली बोल दिया कि एग्जेम्प्ट नहीं है। हाँ ठीक है ना, एग्जेम्प्ट नहीं है। एनोनिमस डोनेशन इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। एनोनिमस का मतलब है शुभ चिंतक। आपके शुभ चिंतक ने आपको डोनेट किया है पैसा, जिसके रिकॉर्ड्स आप बताना नहीं चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं जो एनोनिमसली पैसा दे देते हैं, है ना, और आप ये शो कर देते हो कि पता नहीं कहां किसने दे दिया पैसा। ठीक है, आप ये शो कर देते हो, आपको पता है किसने दिया, बट आप ये शो कर देते हो कि ये पैसा पता नहीं किसने दिया। ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है ये पैसा पूरा टैक्सेबल होना चाहिए। बट वेयर अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड अ रजिस्ट्रेशन, द सेड रजिस्ट्रेशन इज इन फोर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, देन नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 इज अवेलेबल टू सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। बच्चों देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट जो है ना वो सेक्शन नंबर 10(1), 1023C और 1046 में भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट कहता है क्लियरली कि अगर आप सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन क्लेम करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली भाई देखो, आप या तो इस सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम कर लो, इन सेक्शंस में एग्जेम्पशन क्लेम कर लो, या फिर आप चैरिटेबल ट्रस्ट की सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम कर लो। कोई एक क्लेम करोगे, दोनों को ना क्लेम कर लोगे। फिर साथ में ये बात भी बोली, वेयर अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन and the said registration is in force for the previous year, then no exemption to section 10 is available to such trust or institution। अच्छा, ये वाली एग्जेम्पशन मिल जाती है बच्चों, ये मिलती ही ट्रस्ट को है। ठीक है, ये भी इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, 1023C, 1046, is that clear? ट्रस्ट की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी, बट इसमें ये बोला गया कि ये वाली एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। सॉरी, अदर देन लिखा है ना, इसका मतलब है ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इनको छोड़ के बाकी सारी एग्जेम्पशंस हम आपको नहीं देंगे अगर आप सेक्शन नंबर 11 में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो तो। ओके, ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, एनोनिमस डोनेशन की बात करते हैं। नाउ एनोनिमस डोनेशन इज सेक्शन 115 बीबीसी, वेयर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी बीइंग, या तो आप यूनिवर्सिटी हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो,
ठीक है, या फिर कोई हॉस्पिटल हो, अदर इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई फंड हो, इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर 1023C हो, या फिर कोई ट्रस्ट हो, इंस्टीट्यूशन हो रेफर्ड अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 1023C में जनरली वो ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं जिनको फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग दी जाती है। तो एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, अदर इंस्टीट्यूशन, फंड इंस्टीट्यूशन, एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 11, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो यही वाला है। इसके अलावा जो ऊपर वाले हैं वो फंडिंग वाले हो गए, फाइनेंस जिसको गवर्नमेंट ने किया। इज दैट क्लियर? कह रहे अगर ये टोटल इनकम ऑफ द असेसी बीइंग सेक्शन 115 बीबीसी, और आपको जो ट्रस्ट है इनको ये डोनेशंस मिली है, एनोनिमस डोनेशन, उसके अंदर एनोनिमस डोनेशन भी है और दूसरी इनकम्स भी है, मतलब इनकम फ्रॉम ट्रस्ट भी है और एनोनिमस डोनेशन भी है। लिख रहे ना, इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ एनोनिमस डोनेशन। तो स्पेसिफाइड लिमिट के बियॉन्ड अगर एनोनिमस डोनेशन मिलता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 30% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज प्लस सेस। इज दैट क्लियर? प्लस सरचार्ज प्लस सेस। Anonymous donation means of any voluntary contribution where a person receiving such contribution does not maintain a record of the identity indicating the name, address, वही मैंने आपको बोला ना, शुभ चिंतक। स्पेसिफाइड लिमिट बता दी है बच्चों, 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव बाय द एसएससी या 5 लाख, विच एवर इज हायर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिला, एनोनिमस डोनेशन मिला, तो इस एनोनिमस डोनेशन में इसके दो हिस्से होंगे, स्पेसिफाइड लिमिट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट और बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट। अगर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट की बात करूं तो वो है 5% ऑफ टोटल डोनेशंस, जितनी भी मिली टोटल डोनेशंस का 5%, या फिर 1 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। ठीक है जी। और बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट तो बोल दिया सेक्शन 115 बीबीसी के तहत टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, बाकी तो आपको पता ही है, प्लस सेस वगैरह, सरचार्ज वगैरह। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बस स्पेसिफाइड लिमिट याद करनी है। नाउ द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एनी एनोनिमस डोनेशन रिसीव बाय, अगर एनोनिमस डोनेशंस रिसीव किसने करी है? किसी ऐसे ट्रस्ट ने करी है, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन ने करी है जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए है, वहां तो मिलते ही शुभचिंतक से है डोनेशन। अगर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च की बात करें तो उनको तो मिलता ही शुभचिंतक से। तो दोस्तों उनके लिए ये पॉइंट नहीं अप्लाई होगा जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं कि उनको टैक्सेबल कैसे होगा एनोनिमस डोनेशन, तो नहीं होगा। ओके, any trust or institution created wholly for religious charitable purpose other than any anonymous donation made with a specific direction, but such donation is for university or for any university or other educational institution or hospital or other medical institution run by such trust or institution। कह रहा कोई भी ट्रस्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि किसके लिए खुला हो, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो ट्रस्ट भी के ऊपर भी अगर एनोनिमस डोनेशन उसको मिलेगा तो हम लोग उसको उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, यही 30% वाले, other than any anonymous donation made with a specific direction। और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला उनको छोड़ के, मतलब अगर कोई ट्रस्ट जो है या कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो होली चैरिटेबल या होली रिलीजियस पर्पस के लिए खुला हुआ है और ऐसे केस में उसको एनोनिमस डोनेशन मिलता है, क्या मिलता है? एनोनिमस डोनेशन। तो ऐसे केस में उनके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अदर देन दोज, जिनके ऊपर अप्लाई होंगे वो कौन है? अदर देन दोज which has been anonymous donation which has been made with a specific direction, that such donation is for university, educational institution, hospital or medical institution run by such trust। is that clear? इनको exemption दी जा सकती है, मतलब इनके ऊपर 115 बीबीसी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे और बाकी सब पे 115 बीबीसी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और एनोनिमस डोनेशन रिसीव अप टू द लिमिट, इनके ऊपर भी सेक्शन नंबर 115 बीबीसी अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं 115 बीबीसी कब अप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इन केसेस में अप्लाई नहीं होगा। बताओ कौन कौन से? अगर 100% रिलीजियस पर्पस है, नंबर 2 100% रिलीजियस है, 100% चैरिटेबल है, और उस केस में भी एनोनिमस डोनेशन जो है ये वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। बट अदर देन दोस,
एनोनिमस डोनेशन जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन पर्पस के लिए दिए गए, मतलब यहां पर वो प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? और एनोनिमस डोनेशन अप टू द लिमिट, डन। तो बेसिकली समझने की जरूरत है कि आपकी जो डोनेशंस है ना, वो 3 प्रकार की हैं। एक जनरल, एक स्पेसिफिक, और एक को बोल सकते हैं एनोनिमस। जो जनरल है इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम में हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब जनरल हो गई जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन है ना, कि कहां पे पैसा यूज करना है। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। और इसका ट्रीटमेंट तो मैंने बता ही दिया, शुभ चिंतक, शुभ चिंतक। जो ये प्रकार के डोनेशंस हैं, ये 3। अब यहां पर हम लोग यही तो समझ रहे हैं दोस्तों कि डोनेशंस जो हैं, क्या ये सारी की सारी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? दोस्तों अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जनरल की, स्पेसिफिक की। एनोनिमस तो मैंने आपको मना ही कर दिया कि एनोनिमस के अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलती, वो टैक्सेबल होता है। ये बात हमने शुरुआत में ही पढ़ ली थी। बट किस लेवल तक बेनिफिट क्लेम कर सकते हो वो बात भी बताई, लिमिट तक, लिमिट आपको पता चल गई। और भी कुछ केसेस हैं जहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया कि 115 बीबीसी अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज 115 बीबीसी अप्लाई होगा तो कितना टैक्स लगेगा? 30% का टैक्स लगेगा। ये बहुत बड़ा टैक्स है। नॉर्मली जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो अपनी इनकम पे टैक्स जो देते हैं वो कैसे देते हैं? स्लैब रेट के हिसाब से। इज दैट क्लियर एवरीवन? आओ नाउ द पॉइंट इज फ्री एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। दोस्तों ट्रस्ट जब भी अगर ये सारी कंडीशंस वगैरह पूरी कर देती है तो उनको 15% की एग्जेम्पशन मिलती है हमेशा, ठीक है। और वो उनको ये बोला जाता है कि आप लोग आगे तो पैसा यूज करोगे तो 15% का जो पैसा है वो हम आपका एग्जेम्प्ट कर देते हैं। कह रहा है ट्रस्ट नीड टू अप्लाई एनीवन, मतलब 15% के लिए उनको एप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? 15% तो माफ कर दिया अगर आप शर्तें पूरी कर दो, और वो 85% के लिए एप्लीकेशन करनी है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप कंडीशंस पूरी कर दो ना, तो उस केस में आप अपनी डोनेशंस की जो भी आपको इनकम हो रही है, नॉट डोनेशंस ओनली, और नॉट ओनली डोनेशन, जो भी टोटल इनकम है ऑफ ट्रस्ट, उसकी 15% तो एग्जेम्पशन है ही है, और जो 85% है वो आपको एग्जेम्प्ट तब हो सकता है इफ इट इज अप्लाइड, if it is applied for charitable oblique religious purpose. Is that clear everyone? In order to claim 100% exemption, the trust must apply 85% of the income for charitable purpose. Yes, ये बात तो clear है। फॉर दिस पर्पस इनकम मीन्स अकाउंटिंग इनकम। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अकाउंटिंग इनकम है, इनकम टैक्स वाली इनकम नहीं। एग्जाम्पल, इफ अ ट्रस्ट हैज अर्न्ड 3 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर 24-25 एंड अप्लाइड इट्स इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पस 180, तो दोस्तों ट्रस्ट की इनकम कितनी है? 3 लाख। उसमें से 15% तो हम फ्री एक्यूमुलेशन एग्जेम्पशन दे देंगे, देंगे ही देंगे। बैलेंस है 255। अभी मैंने यहां पर यह भी नहीं चेक किया कि आपने कितना अप्लाई किया कितना नहीं, बट अब 85% के लिए आपको एप्लीकेशन देखनी होगी। एप्लीकेशन किया 180 तो 180 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर पूरा 255 या 3 लाख, पूरा का पूरा 3 लाख रुपीज अप्लाई कर दिया होता, कहीं पर खर्च कर दिया होता चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो पूरा एग्जेम्प्ट होता, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता 255। इज दैट क्लियर? बट अभी यहां पे सिर्फ 1,80,000 अप्लाई किया, इसलिए 1,80,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नाउ आगे कंडीशंस कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। लिखता है नोट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एज पर सेक्शन 12(1), any voluntary contribution received by a trust created wholly for charitable or religious purpose shall be deemed to be the income of trust। बात तो सही है। कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी डोनेशन अगर रिसीव हो रही है बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड होली फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस shall be deemed to be the income of trust, तो ये ट्रस्ट की इनकम मानी जाती है। बट अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी इनकम आती है
तो वो इनकम मानी नहीं जाती, वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम मानी नहीं जाती। नॉट बीइंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन में डोनेशन दी है तो ऐसे केस में इट इज नॉट एन इनकम, ये इनकम है ही नहीं, ये इनकम है ही नहीं, क्योंकि इट इज टू बी यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बोलो हाँ या ना, ये तो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए ये तो इनकम है ही नहीं, ये तो इनकम है ही नहीं। जनरल डोनेशन के अंदर ये इनकम है, और बाकी कुछ ट्रस्ट की कुछ और इनकम्स हो सकती हैं, है ना, बट जनरल वाला डायरेक्शन नहीं है इसलिए वो इनकम है। बट ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला है ये इनकम ही नहीं है, इनकम ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। आगे आ जाओ सर, क्लियरली बोल दिया गया है कि एज पर सेक्शन 12(1) एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नॉट बीइंग कंट्रीब्यूशन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन रिसीव बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ ट्रस्ट। Contributions made with specific direction that they shall form part of corpus of trust shall not be treated as income of the trust. लो क्लियर है, ट्रस्ट की इनकम मानी नहीं जाएगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन वन। हाँ, मतलब इसमें शर्त यह है कि आपने उसको पैसे को क्या कर दिया है, जब तक आप उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए यूज नहीं करते हो तब तक वो पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया इन वन और मोर फॉर्म और मोड्स स्पेसिफाइड इन 11(5) मेंटेन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सच कॉर्पस। बच्चों स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला पैसा मैंने आपको बताया था ये कॉर्पस में जुड़ जाता है। कहां जुड़ जाता है? कॉर्पस। कॉर्पस मतलब मैंने बोला ना, फ्यूचर में कोई कैपिटल खर्चा करने वाले हैं उसके लिए आपने कॉर्पस फंड बना रखा है और उसके अंदर पैसा जोड़ दिया। अब आपको अगर ये एग्जेम्पशन क्लेम करनी है तो आपको ये बात बोली जाती है कि 11(5) के अंदर 11(5) में कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, वहां पर पैसा टिल दैट टाइम जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए तब तक के लिए आप 11(5) में जरूर इन्वेस्ट कर दो ताकि हम आपको क्या दे दें, एग्जेम्पशन, और ये बोल रहे हैं कि यस इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द सच कॉर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस। However, the amount not so treated as application shall be treated as application for charitable religious purpose in the previous year in which amount is invested or deposited। वही बात 11(5) वाले मोड में अगर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो हम मान लेंगे कि चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर दिया। समझे कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? बच्चों इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि मैंने आपको बताया ना, ये जो 85% है इसकी कंडीशन भी यही है कि आपने 11(5) के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करना। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके लिए ही है 11(5) के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर। Now, as per section 12(2), the value of any service being medical educational service provided by charitable religious trust running a hospital or medical institution or educational institution, होते हैं ना कुछ ट्रस्ट होते हैं जो साथ में हॉस्पिटल चला रहे होते हैं, ट्रस्ट ही हॉस्पिटल चला रहा है या ट्रस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहा है या ट्रस्ट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है। कह रहा है वो जो ट्रस्ट उस इंस्टीट्यूशन से जो इनकम कमाता है that shall be deemed to be the income of trust during the previous year in which such service are provided। is that clear? कह रहा है जो भी वो सर्विस दे रहे हैं अंडर अ ट्रस्ट, ठीक है, बीइंग अ मेडिकल एजुकेशनल सर्विस अंडर अ ट्रस्ट के अंदर shall be deemed to be the income of trust during the previous year in which such services are provided and shall be chargeable to income tax। और इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ये इनकम ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? और इस पर टैक्स लगेगा। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं क्या क्या तरह की इनकम्स हो सकती हैं। इनकम एक तो हो गई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जिसको हम डोनेशंस बोलते हैं, वो हमने डिस्कस करा। एक हो गई सर्विस की वैल्यू, जो वो कई आपने देखे होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे स्कूल्स जो है वो कौन चला रहा होता है, संस्थाएं चला रही होती हैं, तो वो यही उसी की बात कर रहा है। तो उस केस में सर्विस जो अमाउंट आएगा ना, वो सर्विस अमाउंट जो है टैक्सेबल होगा अंडर इनकम टैक्स। बिजनेस इनकम ऑफ अ ट्रस्ट on fulfillment of the two conditions income of the such undertaking shall not be included in the total income of trust। मतलब वो ट्रस्ट की टोटल इनकम में काउंट नहीं करेंगे अगर कोई भी on the fulfillment of following two conditions the trust or institution can carry out business activity provided such activity are incidental to object of the trust। The trust needs to maintain separate books of accounts in respect of such business। The purpose of the trust or institute must be relief to poor, education, medical relief। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ट्रस्ट के काम के साथ साथ कुछ ऐसा बिजनेस एक्टिविटी करते हो जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च,
अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी कई बार कुछ किताबें बेच रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, रिलीजियस चीज बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में जब वो चीज बेचते हैं ना तो वो बिजनेस है, बट बिजनेस है अगेन टू प्रमोट। दोस्तों ऐसा करना गलत नहीं है अगर वो इंसिडेंटल है। क्या है वो? इंसिडेंटल। इज दैट क्लियर? द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कैन कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइडेड सच एक्टिविटीज आर इंसिडेंटल। मतलब वो जरूरी है कि अगर आज मैं ये कहूं कि मंदिर के अंदर या गुरुद्वारा के अंदर या चर्च के अंदर या मस्जिद के अंदर कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है जो उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तरीके से उसको एडवर्टाइज करेंगे। तो अगर वो इंसिडेंटल है वो एडवर्टीजमेंट, तो यस इट इज अ बिजनेस इनकम, उससे जो भी इनकम आ रही है दैट इज बिजनेस इनकम। और उस बिजनेस इनकम को हम, इसमें लिखा है कि दो कंडीशंस अगर पूरी होगी, द इनकम ऑफ सच अंडरटेकिंग शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट। उसको हम टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। द ट्रस्ट नीड टू मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी बिजनेस की। द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट इनिशिएट, और पर्पस ऑफ द ट्रस्ट शुड बी क्या? टू मस्ट बी टू रिलीव टू पुअर, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बच्चों ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इनकम क्या क्या हो सकती है ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, इनकम अदर देन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, ये हो गया स्पेसिफिक वाला, कितना? 2 लाख रुपए। इनकम अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच ट्रस्ट इज क्रिएटेड, इट इज 4,50,000। अगर मैं कह रहा हूं इनकम अदर देन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये मेरी कोई भी इनकम है बट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख बट है तो ट्रस्ट की इनकम 4। तो दोस्तों मेरी टोटल इनकम में क्या क्या आएगा बताओ? 4 लाख आएगा। मेरे से क्वेश्चन में मांगा क्या है? क्वेश्चन में मांगा है टैक्सेबल इनकम, बताओ। तो भाई मेरी टोटल इनकम में क्या क्या आएगा? मेरी टोटल इनकम में 4 लाख आएगा और मेरी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी। कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था ये कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट इज नॉट योर इनकम। स्पेसिफिक है ना, ये नहीं है। और इनकम अप्लाइड फॉर द पर्पस, ये तो खर्च कर दिया, तो ये तो अलग है पॉइंट। तो 5 लाख रुपए होगा, कितना आएगा? 5। अब 5 में से 15% तो एग्जेम्प्ट करना ही है, यानी 75। जो बच गया 4,25,000, इसकी बात करते हैं। इसमें से 4,50,000 आपने अप्लाई कर दिया है ना, तो ऐसे केस में पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल होगा 0। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? केस नंबर 2, 5 लाख रुपए की इनकम है अदर देन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 80,000 रुपए का, तो टोटल हो गया 580। ये तो आएगा नहीं, 580 आएगा। 580 में से 15% तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होना है, और उसके बाद आपने पैसा अप्लाई कितना कर दिया? 493। तो कितना बच रहा है? माइनस करने के बाद 493 आ रहा है, और आपने अप्लाई कितना कर दिया? 493 ही अप्लाई किया, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल होगा 0। अगला केस, केस नंबर 3। बच्चों मेरी 15 लाख रुपए की इनकम है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 2, तो टोटल हो गया 17। 17 में से 15% की एग्जेम्पशन मिलनी है, 255, और बैलेंस बचा 1445। और उसके बाद आपने 2 लाख रुपए अप्लाई कर दिया फॉर विच ट्रस्ट इज क्रिएटेड, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1245 टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? नाउ अगला पॉइंट है डेफरमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक है, When due to certain reasons application of income is below 85%, अगर कोई रीजंस की वजह से 85% से कम आपका एप्लीकेशन है, आपने खर्च जो किया है वो कम किया है, द ट्रस्ट हैज द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर डेफरमेंट। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर फ्यूचर में हम एप्लीकेशन करने वाले। देखो कितना तरीका है, आपने एप्लीकेशन नहीं भी करी ना, तो आप फ्यूचर में बोल दो कि भाई फ्यूचर में एप्लीकेशन करेंगे, आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लो। टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर डेफरमेंट, कह रहे हैं सच ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज at least 2 months prior to the expiry of the due date for furnishing return of income। रिटर्न फर्निश करने की लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से 2 महीने पहले आपको ये अप्लाई करना होगा कि भाई मेरे को सर बेनिफिट दे दो कि मैं फ्यूचर में आगे इस पैसे को यूज करने वाला हूं। इसको बोलते हैं डेफरमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ओके, रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस क्या हो सकते हैं? द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब इनकम एक्रू हुई है, पैसे आए नहीं है, सर हम कैसे खर्च कर दें? पैसे आए नहीं तो खर्च कहां से करेंगे? तो ये भी एक रीजन हो सकता है। कह रहा है रीजन ये है द प्रीवियस ईयर इन विच सच इनकम इज एक्चुअली रिसीव एंड द प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू सच ईयर। मतलब हम कब तक डेफर कर सकते हैं?
जब पैसा रिसीव होगा तब तक डेफर कर सकते हैं, और इसके इनफैक्ट उस साल के बाद भी अगले साल का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो बताओ, अगर मान लो 2023-24 23-24 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 23-24 में इनकम एक्रू तो हो गई थी बट पैसा आया नहीं है, ठीक है, डोनेशन मतलब डोनेशन नहीं है, कोई भी ऐसा इनकम फ्रॉम ट्रस्ट, वो ट्रस्ट की जो इनकम है, जो अदर देन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो जो ट्रस्ट की इनकम है, वो इनकम आई नहीं है, मेरे पास रिसीव नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, जब रिसीव होगी तब आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सर या तो अब तब कर देना या फिर एक साल और ले लो, और बोलो, या तो रिसीव हुआ जिस साल या फिर प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू सच ईयर। क्या मेरी बात समझ में? अगला साल, effect when income is not applied within the deferred period, it shall be treated as income of the year following the previous year in which such income is actually received। कह रहे उस साल की इनकम मान ली जाएगी following the previous year in which such income is actually received, जिस ईयर में इनकम रिसीव हुई उसके अगले साल की ये इनकम मान ली जाएगी। The part of income which is not spent shall be taxable। Obviously जो पैसा आपने स्पेंड नहीं किया वो पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी अदर रीजन? कोई और रीजन है तो क्या तब भी हम लोग इसको फ्यूचर में एप्लीकेशन के लिए बोल सकते हैं? यस, गवर्नमेंट कह रहा है आप अगले साल तक तो किसी भी हाल में डिफरमेंट कर ही सकते हैं। सो मान लो जैसे मैं अभी आपके सामने ये केस है, आपका 2 लाख रुपए आपने एप्लीकेशन करी, 1245 टैक्स वाला, आप चाहते हो कि ये भी निल हो जाए, तो आप डेफरमेंट की एप्लीकेशन डालो, 1245 भी डेफर हो जाएगा, आप ये स्टो कर दो, बट डेफर होगा ये ज्यादा से ज्यादा कब? अगले साल। अगले साल तो इट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच सच इनकम इज डिराइव्ड। तो जिस ईयर की वो इनकम है, अगले साल जब वो इनकम हम लोग नेक्स्ट ईयर तक अलाउ कर देंगे कि आप उसको डेफरमेंट ले सकते हो, तो नेक्स्ट ईयर की वो इनकम मानी जाएगी, इस साल की इनकम मानी नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? आओ एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27, बांगर चैरिटेबल ट्रस्ट has earned 70 lakh during the previous year 24-25. It has applied for income of trust 15 lakh during the previous year 24-25 and also applied for deferment of the application. Case number 1 is 32 lakhs. As such, income has not yet been received by trust. वो रीजन भी बता दिया कि इनकम रिसीव नहीं हुई। During the previous year 26-27, such income is received and applied as under. तो 26-27 में 12 लाख रुपए आपको रिसीव हो गया, अप्लाई कर दिया फॉर चैरिटेबल पर्पस। केस 1। अगर 27-28 में 11 लाख अप्लाई कर दिया, 28-29 में 9 लाख अप्लाई कर दिया। आपको फाइंड आउट करना है असेसमेंट ईयर 25-26 एंड असेसमेंट ईयर 28-29 का टैक्सेबल इनकम। तो पहले तो बताओ 25-26 का मतलब है प्रीवियस ईयर 24-25, तो आपको 70 लाख रुपए की इनकम आई है। कितने रुपए की इनकम आई है? 70 लाख। उसमें से 15 लाख रुपए 15% तो आप वैसे ही हटा दो, प्री एक्यूमुलेशन है, तो 10.5 लाख बचा। कितना? 59.5। अब आपने देखना आपने अप्लाई कितना किया, तो आपने अप्लाई कितना किया, केस 1 में ये बोला है कि आपने 32 लाख रुपए ऑल्सो अप्लाइड फॉर डेफरमेंट, तो आपने अप्लाई कर दिया 32 लाख रुपए डेफरमेंट के। तो आप लोग यहां पर 32 लाख की डेफरमेंट अप्लाई करना चाह रहे हो, और भी है क्या कुछ? एक्चुअल में 15 लाख आपने अप्लाई कर दिया, तो 15 लाख आपने एक्चुअल अप्लाई कर दिया उसी साल, ये रहा, और 32 लाख आपने डेफरमेंट कर दी, फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। तो 15 और 32 ये बच गया, तो कितना रह गया? 12.5 टैक्सेबल। बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं? सर केस 2 होता तो केस 2 में क्या स्पेशल है? केस 2 में ये बोला गया कि अगर मान लो 70 लाख रुपए की आपकी डोनेशन है, उसमें से इनकम है जिसमें से 15% तो हटा ही दो, 15% तो हटा ही दो, 10.5 कितना बचा? 59.5। इसमें से 15 लाख रुपीस आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम कर दी, ये लो लिखा ही हुआ। और फिर केस नंबर 2 है 45 लाख रुपीस आपने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दी। 45 लाख रुपीस क्या कर दिया? डेफरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तो 45 पूरा का पूरा यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ही 44.5 बन रहा है, तो 45 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 44.5 निल हो जाएगा, ये टैक्सेबल इनकम 0। समझ में आया कि नहीं? अब अगर मुझे असेसमेंट ये 28-29 के लिए निकालना है, तो मुझे ये देखना है कि वो पैसा आपने यूज किया है, एप्लीकेशन की है उस सालों में या नहीं। तो आपने 32 लाख की डिफरमेंट ली थी ना, तो इस 32 लाख को उन्होंने कैसे यूज किया ये लिख दिया। 26-27 में 12 लाख रुपए यूज कर लिए, 27-28 में 11 लाख यूज कर लिए, 28-29 में 9 लाख यूज कर लिए। अब बताओ 32 लाख रुपए 24-25 से आपको असेसमेंट प्रीवियस ईयर 27-28 तक अलाउ किया गया था, आपने 32 लाख रुपए केस 1 आपका ये अमाउंट डेफर्ड वाला है, अमाउंट है जिसमें
आपने कितना यूज कर लिया, आपने अप्लाई कर दिया, कब तक अप्लाई करना है बताओ। एक्चुअल में ये पैसा आपको 26-27 में रिसीव हुआ है। कब रिसीव हुआ है? 26-27 में लिख दिया। 32 लाख आपको कब मिला है? 26-27। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम दिया जाएगा? 27-28, बस। बोलो हाँ या ना। 27-28 तक अप्लाई कर दिया तो ठीक, नहीं तो टैक्सेबल है भाई। तो 27-28 तक 12 और 11 23 लाख ही तो अप्लाई किया, तो 23 लाख रुपए आप क्या कर दोगे? माइनस, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। आगे आ जाओ सर। इस वाले केस में कितना रुपए था सर? एप्लीकेट डेफरमेंट आपने कितनी की थी इस में? 44.5। तो 44.5 आपको टैक्सेबल हो सकता है, बट 44.5 में से 15 और 10 आपने 25 यूज कर लिए 27-28 से पहले, तो वो माइनस कर देंगे, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? दैट्स इट। तो ये आपको एग्जामिशन के लिए ये टॉपिक आपको करना है, आसान है दोस्तों। कंडीशनल एक्यूमुलेशन सेक्शन 11(2), वेयर अ ट्रस्ट could not apply its 85% of the income from charitable or religious purpose, then it may accumulate or set aside its income for a maximum period of 5 years to be applied for specific purpose। क्या मतलब? अगर ट्रस्ट could not apply its 85% of the income for charitable religious purpose, अगर 85% का पैसा वो charitable religious purpose के लिए यूज नहीं कर पा रहा है, then it may accumulate, वो चाहे तो accumulate कर सकता है, और set aside its income फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। कितने पीरियड तक के लिए? 5 साल लास्ट है। आप ये साबित कर दो कि आप इसको कब कहां यूज करने वाले हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इन सच केस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, इनकम सो एक्यूमुलेटेड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें 5 साल की एक शर्त बोल दी कि 5 साल तक आप इसको क्या कर सकते हो? एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप लोगों को पहले बताना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 years। बट इसके लिए क्या लिखा है? स्टेटमेंट टू एओ, असेसिंग ऑफिसर को स्टेटमेंट देनी है। सच पर्सन फर्निशेस अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म का नंबर है फॉर्म नंबर 10, एंड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू एओ स्टेटिंग दैट द पर्पस फॉर विच इनकम इज बीइंग एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि हम 5 साल इसको कैरी फॉरवर्ड क्यों करना चाहते हैं, मतलब 2 साल 3 साल क्यों कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एंड द पीरियड फॉर विच द इनकम इज एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट विच शैल बी नॉट नो केस एक्सीड 5 years। 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। In computing the period of 5 years, the period during which income could not be applied for the purpose for which it is so accumulated or set apart due to an order or injunction of any court shall be excluded। मतलब अगर आप जो 5 साल काउंट कर रहे हैं हम लोग, उस पीरियड के अंदर the period during which income could not be applied, मतलब वो पीरियड इंक्लूड करना है हमें, जो पीरियड वो है जो इनकम जिस पीरियड में अप्लाई नहीं करेगी, कुड नॉट बी अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज सो एक्यूमुलेटेड। तो अगर वो अप्लाई नहीं की गई, वो पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 साल। बट उस केस में जो पीरियड ऑर्डर होने की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर होने की वजह से, कोर्ट के इंटरफेरेंस की वजह से हमारा कुछ पीरियड खराब होता है, वो पीरियड एक्सक्लूड करना है, वो पीरियड 5 साल के अंदर इंक्लूड नहीं करना। इज दैट क्लियर? टाइम लिमिट कहा गया, आपको एक कंडीशन का बेनिफिट चाहिए कि भाई 5 साल तक आपको बेनिफिट मिल जाए 85% अप्लाई करने का। द स्टेटमेंट शैल बी फर्निश्ड 2 months प्रायर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। आपको पहले से रिटर्न फर्निश कब करनी है? 31 अक्टूबर, उससे 2 महीने पहले आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट फर्निश करनी होगी। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इनकम। द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय सच पर्सन बिफोर द ड्यू डेट। मैंने आपको बता दी, मैं आपको बार बार बोल रहा था 11(5) में आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये 11(5) में इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर दो। आप जो भी डोनेशन आती है आपको हम एग्जेम्पशन दे देंगे। जो 85% का बेनिफिट है ना, आप यहां पर आप डाल दो 11(5) मोड में। हम मान लेंगे कि आपने क्या कर दिया? चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अपने पैसों को ब्लॉक करना है बेसिकली। डिपॉजिट कर दिया इन एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इन एनी अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इन्वेस्टमेंट कर दो, यूनिट्स खरीद लो। इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनी कॉर्पोरेशन, जिसमें गारंटी किसने दी गई हो? गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पीएसयूज के अंदर। डिपॉजिट विद और इन्वेस्टमेंट इन एनी बॉन्ड्स issued by financial corporation which is engaged in providing long term finance for industrial development in India।
बच्चों स्टार्टअप्स के वो फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी, और उसमें आप लोग पैसा अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो वो पैसे की बात कर रहा है, अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो भी हम आपको इस सेक्शन का बेनिफिट दे देंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट को बोला जा रहा है। डिपॉजिट विद इन्वेस्टमेंट इन एनी बॉन्ड इशूड बाय पब्लिक कंपनी, ठीक है, डिपॉजिट विद और विद इन्वेस्टमेंट इन एनी बॉन्ड इशूड बाय पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग बिजनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो आपका काम क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कंपनी हो, ठीक है, फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, और ऐसे केस में, और ये था रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए, ठीक है, ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए जो रेजिडेंशियल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है इंडिया के अंदर। दूसरा, ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है, किसके लिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड एनी प्लांट मशीनरी वगैरह इवन दो अटैच टू परमानेंटली फास्टन टू अर्थ। मतलब चाहे ये परमानेंटली, अब ये इमूवेबल बन गया है, बट स्टिल प्लांट एंड मशीनरी इसके अंदर कवर नहीं होती। डिपॉजिट विद आईडीबीआई, डिपॉजिट विद आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्वेस्ट इन एनी अदर फॉर्म, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज मे प्रिस्क्राइब, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ एक्वायरिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डिपॉजिटरी, या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीद लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर आप इन सेक्शंस के अंदर बेनिफिट ले लेते हो तो 85% का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे बच्चों? अब इसके अंदर क्या है, मैं आपके साथ अगली क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, और अगली क्लास के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो करा दी है। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे आते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।